नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। 15 अगस्त की सुबह आप सबको मुबारक हो। मुझे बड़ा ही प्राउड हो रहा है कि इस इंडिपेंडेंस डे में जो 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारे इंडिया के लिए, उस दिन लेकर आ रहा हूं मैं अपना 100th वीडियो। तो जी हाँ बच्चों, ये है आज मेरा वीडियो नंबर 100। पिछले एक साल से ये चैनल बना हुआ है, बट एक्टिव में पिछले 3-4 महीने से हूं। तो अब हमने जी भर के वीडियोस डाले हैं और ये 100 वीडियो है। और ये मेरा 100th वीडियो डेडिकेटेड है मेरे छोटे प्यारे साथियों 9th के लिए। पैरेलल लाइन बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं। उस पैरेलल लाइन में अब हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2.1 में बढ़ने से पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था बेसिक्स का, उसमें कुछ बातें सिखाई थी। आइए उनका छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहली बात तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानना चाहिए। क्या होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। जैसे AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू MNR, जैसे PMN कॉन्ग्रुएंट टू RNB, जैसे AMQ कॉन्ग्रुएंट टू MNS, जैसे QMN कॉन्ग्रुएंट टू SNB। तो करेस्पॉन्डिंग मतलब बच्चों जो एक तरफ होता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाले नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था अल्टरनेट एंगल्स, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? वो भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल कहेंगे किसको? देखिए, एक इसमें एक्सटीरियर वाला होता है और एक इसमें इंटीरियर वाला होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर क्या होगा कि AMP है ना, और कॉन्ग्रुएंट होगा BNS को, ठीक है, उसी का नाम SNB है। AMQ कॉन्ग्रुएंट होगा RNB को, इस तरह से। उसके बाद बच्चों अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा, है ना। ये बेसिक बात है, आपको अल्टरनेट एंगल पहचानने आना चाहिए बच्चों, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? इंटीरियर एंगल को लेकर था। इंटीरियर एंगल क्या कहता है? ये जो एक तरफ वाले एंगल होते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इनका सम ऑलवेज 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एंगल PMN और एंगल PMN MNR 180। इसी तरह से ये और ये भी 180 हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो आपने मुख्य तौर पर ये 3 प्रॉपर्टीज देखी थी जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड था। आपने ये 2 प्रॉपर्टी और देखा जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? जैसे ये और ये और ये। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, जैसे कि ये पेयर है, ये आप सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। 7th 8th के बच्चे भी इस बात को समझते हैं। जैसे AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMT, तो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ओके। और उसके बाद आपने देखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब अगर कोई 2 एंगल ऐड होकर कोई लाइन बना देते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 होता है, ठीक है ना। जैसे ये दोनों एंगल को मिला दो तो एक लाइन बन जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो AMC प्लस AMD ये 180 होना चाहिए। ऐसे ही AMD और BMD भी 180 होना चाहिए। ऐसे ही BMD और BMC भी 180 होना चाहिए। और उसी तरह से AMC और BMC यानी इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो भाई कुल मिला के आपको 5 एंगल याद रखने की जरूरत है। करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर बच्चों आपको ये 5 एंगल्स मालूम हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज पता रहेंगी,
तो इस चैप्टर में आपको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। तो एक बार फटाक से हम समराइज कर लें कि भैया पैरेलल एंगल में प्रॉपर्टीज क्या होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले सम की तरफ, जो बहुत इजी है। सम कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, आप देखिए फिगर को एनालाइज करना सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं बच्चों, चलिए फिगर को मैं एनालाइज कर लेता हूं। पहले ज्योमेट्री में बच्चों फिगर को एनालाइज करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन आरपी इज पैरेलल टू एमएस, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बच्चों, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो इसको इस साइन से दिखा देना बहुत इजी हो जाता है, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। फिर कह रहा है कि डी के इज देयर ट्रांसवर्सल, तो ये है भैया ट्रांसवर्सल। अब बताना है कि अगर DHP 85 है, DHP अगर 85 है तो बताओ फॉलोइंग मेजर्स एंगल्स। कौन से एंगल भाई, आइए देख लेते हैं कौन कौन सा एंगल पूछा है। देखिए एक है RHD, पहले आप ना बच्चों पूरा समराइज कर लीजिए अच्छे से, फिर सॉल्यूशन करना इजी होता है। ज्योमेट्री में बच्चे ना लिखने का ही डर लेके बैठे रहते हैं। देखिए RHD बोल रहा है बच्चों, RHD कहां पर आएगा पहले वो सोचो आप, है ना। RHD कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये और ये एंगल, ये और ये एंगल आपको लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब इनका सम 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है बच्चों तो 180 माइनस आप 85 कर लेंगे, तो 180 माइनस 85 जब आप कर लेंगे तो कितना आएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा 95 डिग्री, है ना बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर आ गया 95 डिग्री। ओके, अब क्या पूछ रहा है, PHG। तो PHG कहां है बच्चों, ये रहा PHG। PHG आपको लग रहा है क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है ना, तो वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 95 होगा बच्चों, ठीक है। HGS कहां पर है, ये रहा HGS आप चाहो तो इंटीरियर पेयर ले लो, चाहे तो ये कह दो कि ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब वो अगर 85 है तो ये भी 85 होगा, ऐसे आप कह सकते हो। फिर आप MGK की बात कर लो, तो MGK इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर ये 85 है बच्चों तो ये भी क्या होगा, 85 हो जाएगा। देखिए इसे किसी भी प्रॉपर्टी से कह सकते हो आप, वर्टिकली अपोजिट से कह सकते हो, आप एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से कह सकते हो, एनी वे यू लाइक, ठीक है। यानी देखिए नंबर 1 लीनियर पेयर, नंबर 2 वर्टिकली अपोजिट, नंबर 3 करस्पॉन्डिंग, नंबर 4 वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा प्लानिंग होने वाला है। इसी प्लानिंग के हिसाब से आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। नाउ ऐसे ही किसी भी सम को पहले आप एनालाइज करिए। चलिए अब मुझे RHD निकालना है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, पहले मैं लीनियर पेयर लेने वाला हूं। तो देखो DHP 85 है, मैं कहूंगा कि DHP और RHD 180, बस इसी चीजों को आपको सिस्टमेटिक लिखने आना चाहिए। हो गया ज्योमेट्री ऐसी कोई बहुत डरावनी चीज नहीं है बच्चों। अच्छा अब DHP 85, बस इसकी जगह पे आप 85 लिख दीजिए, 85 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 95। यानी जो आपने यहाँ पे फट से ओरली कर लिया था ना, बस उसको सिस्टमेटिक आपको लिखने आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा PHG, अब PHG पूछ रहा है बच्चों, तो क्या बोला था मैंने उसके लिए, वर्टिकली अपोजिट। तो चलिए अब PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू RHD, PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू RHD। तो भैया बस यहाँ पे मैंने कर दिया अब 95 डिग्री, तो ये आ गया 95 डिग्री। ओके, ये भी हो गया। अब HGS, तो HGS मैंने बताया ना आपको 2 चांस है, या तो इंटीरियर पेयर ले लो या तो करस्पॉन्डिंग ले लो। ज़्यादा इजी क्या है, करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं। तो भैया ये हम बता देंगे, जब भी आप करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट लोगे ना बच्चों, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या ट्रांसवर्सल है और क्या पैरेलल है। तो HGS यानी कि HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू DHP, वाई, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई वैल्यू डाल दीजिए फिर HGS का, यानी कि ये 85 था तो ये भी 85 हो गया। अब आपका लास्ट सम है 4th MGK। तो MGK कैसे आएगा बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये 85 आ चुका है, तो ये अब क्या आने वाला है
वर्टिकली ऑपोजिट आने वाला है। तो लीजिए, हमने बोला कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है इसलिए कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर mgk इज 85। सो देयरफॉर बच्चों इसका वैल्यू हो गया 85। समझ में आ गया? इजी सम है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जरा भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पैरेलल लाइंस के बारे में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज में बच्चों हमेशा पैरेलल लाइन गिवन है, आपको एंगल्स निकालने हैं। दूसरे एक्सरसाइज में पैरेलल लाइंस आपको प्रूव करने हैं, ठीक है? तो यहां पर अगर बेसिक्स क्लियर रहा ना बच्चों तो 2.2 में आपको तकलीफ आएगी ही नहीं। आई होप आपको ये समझ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भाई ये स्थितियां हैं और आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि हम करेंगे। हर बार हमें करना है बच्चों कि फिगर को हमें एनालाइज कर लेना है, सो दैट हमें डिफिकल्टीज आए ना। आप पहली बात तो पहचान लीजिए कि इसमें पैरेलल क्या है। तो पैरेलल, एक मिनट थोड़ा बैक करता हूं मैं। पैरेलल क्या है बच्चों? ये और ये लाइंस पैरेलल है ना? तो जब ये और ये पैरेलल है तो आपको हमेशा एक और करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट कैसे मिलता है? आपको किसी भी ट्रांसवर्सल के आसपास मिलता है। तो एक टाइम पर एक ट्रांसवर्सल के बारे में सोचिए। जैसे अभी मैं फिलहाल इस ट्रांसवर्सल के बारे में सोचता हूं। अब बच्चों इसमें पूछा है ए का वैल्यू, तो भाई ये 110 है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, राइट ना? तो लीनियर पेयर अगर बना रहा है बच्चों तो आप क्या करेंगे? 180 में से 110 माइनस करेंगे। तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यानी कि ये हो गया अपना 70 डिग्री। ए का वैल्यू हो गया 70 डिग्री। अच्छा, आप बड़े ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 70 है और जो एंगल बी है वो इक्वल हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है बच्चों। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में एक इस तरफ एक उस तरफ, यानी बी का वैल्यू भी आपको फटाक से आ जाएगा 70। अब भाई ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी और कोई हेल्प नहीं करेगा। इस ट्रांसवर्सल के हेल्प से ए और बी का आंसर आ चुका है। अब सी और डी कौन से ट्रांसवर्सल पर है? ये वाले ट्रांसवर्सल पर है। सोचिए धीरे धीरे। सबसे पहले आप सी अगर निकालना चाहते हैं तो सी कैसे आएगा? देखो बच्चों, ये अगर 115 है तो ये भी 115 होगा। इसको आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो सी तो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डी की, तो डी के लिए आप देखेंगे कि ये लीनियर पेयर है। तो आप 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैसे आ जाएगा? 10 - 5 is 5, 7 - 1 is 6, यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा डी का आंसर। यानी चलिए क्विक रिवीजन करिए, क्विकली बताइए। पहला, ए कैसे आने वाला है? लीनियर पेयर से। बी कैसे आने वाला है? अल्टरनेट से। इसका काम खत्म, अब इसका काम शुरू। सी कैसे आने वाला है? करस्पॉन्डिंग से। डी कैसे आने वाला है? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर। तो ये हमारा सारा स्टेप इसमें होने वाला है। चलिए, अब हमारा एनालाइजेशन हो गया। अब हम सम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे मेंशन करना चाहिए कि कौन से लाइन पैरेलल हैं, है ना? अच्छा, यहां पर पहले ए तो आ जाएगा कैसे? लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो 110 प्लस ए इज इक्वल टू 180, इसलिए आप 110 माइनस कर दीजिए। एक आंसर आ गया 70। पहला हो गया। दूसरा बी है। बी के लिए अब वो अल्टरनेट लेना है। जब भी अल्टरनेट लेना है तो आपको बताना है कि कौन सा लाइन पैरेलल है और कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल है। तो भाई ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी, वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, इसलिए। तो भाई ए का वैल्यू तो हम जान चुके हैं कि वो 70 है, इसलिए बी का वैल्यू भी कितना होगा? 70। बी इज डन। बाद में आते हैं सी की तरफ। सी के लिए मुझे लेना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग या कुछ भी, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या इंटीरियर पेयर, जब भी लेना होगा आपको पैरेलल बताना होगा। ठीक है, सिर्फ एंगल्स इन पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट के लिए आपको पैरेलल बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या हेल्प लेने वाला हूं बच्चों? सी 115 को इक्वल क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल की वजह से।
तो सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, तो यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा। अब लास्ट में डी लेना है जो कि आ जाएगा बच्चों लीनियर पेयर से। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर आ गया। तो देखिए आप देखेंगे कि सम अब छोटा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि अगर ज्योमेट्री में किसी सम को करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स है तो आप 7 मिनट्स मोर देन हाफ इन्वेस्ट कीजिए फिगर को समझने में। अगर आप फिगर समझ गए हो ना बच्चों, तो इसको करने के लिए हार्डली आपको 2 मिनट भी नहीं लगते। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आप प्लानिंग के हिसाब से उसका सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिगर तो हमने देख लिया, अब उसको एनालाइज भी कर लेते हैं बच्चों। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। भाई ऐसा है कि ये लाइन भी ये लाइन को पैरेलल है और ये लाइन भी ये लाइन को पैरेलल है। अच्छी बात है। अब बोल रहा है ए, तो चलिए एक टाइम पर हम एक ट्रांसवर्सल का जिक्र करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं बच्चों, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इस ट्रांसवर्सल की बात करता हूं। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल की बात करूं तो बच्चों क्या मैं 45 डिग्री को ए से रिलेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ये कोई पेयर है ही नहीं। ठीक है, अगर आप करेस्पॉन्डिंग की बात करें तो करेस्पॉन्डिंग ये है, अगर आप अल्टरनेट की बात करें तो अल्टरनेट ये है। ए का इससे कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या हैं? ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ अजम्पशन ले सकते हैं। जैसे बच्चों ये 45 है ना, तो इसके ऑपोजिट वाला ये 45 होगा। तो इसको मैं एक नया लेटर ले लेता हूं डी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो डी का वैल्यू कितना होगा बच्चों? डी ऑब्वियसली 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, जब डी का आंसर आ जाएगा बच्चों तो आप ये निकाल सकते हो आराम से, इंटीरियर पेयर है ना, यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ठीक है, जिसमें से बच्चों आपको डी का वैल्यू 45 मालूम है, तो आप क्या करेंगे? 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 180 माइनस 45 आप जब करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा ये 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 135। अब बच्चों जब ये 135 आ जाएगा तो आप ये भी 135 निकाल पाओगे? हाँ, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बातें बताता हूं। जैसे ये 45 इसलिए वर्टिकली अपोजिट 45, ये 45 इसलिए ये 135, ये 135 इसलिए ये भी 135। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए ना, अब सी की बारी है। अब सी कैसे निकाल पाओगे? सी के लिए ना आप ऐसा करिए कि इसको और इसको पैरेलल समझिए और इसको ट्रांसवर्सल समझिए। ट्रांसवर्सल जब समझेंगे बच्चों तो आप बी और सी को करस्पॉन्डिंग कह सकते हो। तो बी का वैल्यू 135 है, इसलिए सी का वैल्यू भी क्या होगा? 135 हो जाएगा, है ना। समराइज कर लें फटाफट। देखिए 45, 45, 135, 135, 135, ये हमारा फ्लो होने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, इसके सामने एक डी कंसीडर कर लेते हैं, और डी क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो इसलिए जब डी वर्टिकली अपोजिट है तो डी का आंसर 45 आ गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए मैंने डी की जगह पे रखा 45। तो ए का आंसर हो जाएगा 180 माइनस 45, इसलिए ए 135 आ गया। अब ए 135 आ गया तो ये भी 135 आएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ये मैंने कर दिया वर्टिकली अपोजिट, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 135। अब ये आ गया 135, तो ये होगा 135। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप सम एनालाइज कर लोगे तो सोल्यूशन इज नॉट अ बिग थिंग बच्चों, सोल्यूशन आप इजिली कर पाओगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ ही गया है तो मेरे इस 100th वीडियोस को क्यों ना लाइक कर दिया जाए,
और प्लीज़ 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 शेयर करते चलिए, बड़े अच्छे से इसमें समझा रहा हूँ। देर है पर अंधेर नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स मैं इस पर ज़रूर अपलोड करूँगा बच्चों, बने रहिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है भाई, इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर इज और जो एक्स वाई जेड है, जो एंगल है वो पैरेलल हैं। आपको प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड ये कॉन्ग्रुएंट हैं क्या। चलिए भाई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले वो हम तो समझ लें। देखिए ऐसा है बच्चों कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, सिर्फ मुझे इसका मतलब समझाने दीजिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चों, तो अगर मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लूं एक, है ना, अगर मैं इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन कर लूं और ये बोल दूं कि ये भी तो पैरेलल ही है, ये और ये भी लाइन पैरेलल है बच्चों, है ना, ये भी पैरेलल है वो भी पैरेलल है। मैं जरा फिर से आपको वहां पीछे लेके चलता हूं और पहले इसके हेल्प लेता हूं मैं। अगर बच्चों ये और ये पैरेलल है और मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, कह सकते हैं ना। अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको कोई ट्रांसवर्सल है, तो इस और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं ना। तो उस हिसाब से ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, ये और ये भी पैरेलल है, तो क्या मैं, देखो ये और ये भी पैरेलल है, तो क्या मैं इस एंगल और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं? हाँ कह सकता हूं। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x हुआ। समझ में आ गई। अब इसको मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूं। दूसरे शब्दों में इन द सेंस बच्चों, सपोज अगर मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, मान लीजिए कि अगर ये 70 डिग्री है, तो क्या ये भी 70 डिग्री होगा? ऑब्वियसली होगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग। दूसरी बात, फिर हमने इस पैरेलल का सहारा लिया और हमने बोला कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, सबके सब 70 निकले, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, यानी कि पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड कह सकते हैं, है ना। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन अगर हम कर दें तो हमारा काम आसान हो जाता है। फाइनली आपने क्या समझा कि ये मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जिसकी वजह से नंबर 1 एंगल विल बी इक्वल टू नंबर 2, बाद में उसी कंस्ट्रक्शन की वजह से नंबर 2 एंगल इक्वल टू नंबर 3, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस गेट्स कैंसल एंड 1 इज इक्वल टू 3, इसलिए ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, बहुत ही अच्छा सम है, आता जरूर है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, और 4 मार्क्स के लिए भी कभी कभी पूछा जा सकता है। यानी सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देना होगा जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा बच्चों। सो मैं लिखता हूं कि भाई गिवन क्या है, गिवन है कि एक्स, इनके जो साइड्स हैं एंगल्स के वो पैरेलल हैं, यानी कि वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर और वाई एक्स इज पैरेलल टू क्यू पी। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल यानी कि पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, और हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा एक्सटेंड रे वाई जेड, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स क्यू पी एट पॉइंट एस। तो ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया बच्चों। ओके, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि हमें प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम हेल्प ले रहे हैं ऊपर वाले लाइन के पैरेलल की, तो वो पैरेलल है बच्चों तो जब yx पैरेलल टू pq है, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो लाइन बचेगा छोटा वाला ps, वो भी तो पैरेलल होगा क्योंकि वो इसी लाइन पर है। इसलिए देयरफॉर अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल करके मैं कह दूंगा कि ये जो एंगल है XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू PSY, है ना। तो मैंने बता दिया कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। अच्छा, अब मुझे बढ़ना है नीचे की तरफ। मैं लिखूंगा कि YZ पैरेलल टू QR था, तो अब कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं कह सकता हूं कि SZ जो है वो पैरेलल है QR को, ठीक है।
और इसमें हो क्या रहा है, अब हम पी क्यू को ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लेंगे। अब जो मेरा एंगल नंबर 2 है वो एंगल नंबर 3 को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। पी एस वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू आर, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। सो फाइनली मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि जो पी एस वाई है, जो छोटा सा एंगल मैंने लिखा है, पी एस वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए ना, ये पी एस वाई यानी कि ये वाला एंगल पहले किसको इक्वल था, एक्स वाई जेड को, ठीक है। अब यही वाला एंगल किसको इक्वल है, पी क्यू आर को। दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कॉमन, तो आई कैन फाइनली से दैट पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अगर समझ लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा ही इजी सम है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। ठीक है, ओके। सो नाउ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये आपके पास फिगर है और ये आपको पता लगाने हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम फिगर को पहले ठीक से एनालाइज कर लें। भाई आपको एक चीज ही मालूम है कि वो है 105। अब एक एक जो वो पूछ रहा है उस पर सोचते हैं। सबसे पहले बच्चों पूछ रहा है ए आर टी, तो ये तो लीनियर पेयर दिख रहा है, लीनियर पेयर दिख रहा है, इसका मतलब 180 में से 105 हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। फिर 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, ये आ गया 75, मतलब इसका आंसर होगा 75। चलिए ये क्लियर हो गया हमें, मतलब हम ये जान चुके हैं कि ये है 75। ओके, पहला क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सी टी क्यू। बच्चों ये तो बड़ा इजी निकला, ये तो है करस्पॉन्डिंग, है ना, ये और ये इक्वली होगा, करस्पॉन्डिंग है, डन। थर्ड है डी टी क्यू। अरे वाह, ये तो और इजी निकला। आप चाहे लीनियर पेयर से कर लीजिए चाहे करस्पॉन्डिंग से कर लीजिए, आंसर आपको आने वाला है 105, नो प्रॉब्लम, ये भी डन। पी आर बी की बात कर लें, अरे वाह, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये 75। ओके बच्चों, तो वेरी 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 इजी। पहला वाला लीनियर पेयर से आ गया, दूसरा करस्पॉन्डिंग से, तीसरा करस्पॉन्डिंग से और चौथा वर्टिकली ऑपोजिट से। तो ये तो इजी टाइप का सम हुआ। आइए अब बस इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बी आर टी 105 है। अब मैं लीनियर पेयर का हेल्प ले लूंगा बच्चों और ए आर टी निकाल दूंगा। इसमें बी आर टी का वैल्यू रख दूं 105, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये आ गया 75, यानी ए आर टी हो गया 75। अब मैं लेता हूं भाई इसके लिए सी टी क्यू के लिए, तो ये मुझे आपको लेना है करस्पॉन्डिंग का हेल्प ना, तो उसको ट्रांसवर्सल बता दिया हमने बोल दिया कि जो सी टी क्यू है वो ए आर टी को इक्वल है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब सी टी क्यू भी होगा 75, जो कि यहाँ पर आया था ए आर टी का वैल्यू। अब आ गया थर्ड की तरफ जो है डी टी क्यू। डी टी क्यू जैसा कि मैंने बताया, चाहे आप करस्पॉन्डिंग से कर लीजिए चाहे आप लीनियर पेयर से कर लीजिए, तो करस्पॉन्डिंग ज़्यादा इजी है। तो मैं कहूँगा कि डी टी क्यू इज इक्वल टू बी आर टी, यानी कि ये 105, ये भी 105, तो डी टी क्यू हो गया 105। लास्ट एंगल है पी आर बी, तो पी आर बी कैसे आएगा बच्चों, ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट से आएगा। ये 75 था तो ये भी आ गया 75। देखिए सम को एनालाइज कर लेंगे बच्चों तो इसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं आती। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ज्योमेट्री में आप ना फिगर की रीडिंग में टाइम लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए फिगर समझने में, तब आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आप इसको बाय हार्ट करते बैठेंगे तो फिर ज्योमेट्री आपके लिए नहीं है बच्चों। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज आप ध्यान रखिए कि इक्वल के नीचे इक्वल रहे, जहां पे एंगल के सामने नंबर दिखते हैं वहां पे इक्वल साइन आता है, जहां पे एंगल के सामने एंगल दिखता है वहां पे कॉन्ग्रुएंट साइन आता है। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए आप जब भी देखेंगे कि एंगल के सामने कोई नंबर है तो आई ऑलवेज राइट इक्वल, जब एंगल के सामने कोई एंगल है आई ऑलवेज राइट कॉन्ग्रुएंट का साइन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो अंत तक देखा है, आपका बहुत
बहुत शुक्रिया। आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।